A very warm welcome to all of you. Today we are here again to discuss about Linux operating system, and the subtopics of today's lecture shall be firewalls, disk concepts and web space. This time again the mode of communication and discussion about these topics shall be bilingual, that is both Hindi and English. So let's have a wonderful start. फर्स्ट ऑफ ऑल लिनक्स रिकैप। पहले के लेक्चर्स में हमने लिनक्स के बारे में बहुत सी बातें पढ़ी थी, जिसमें जो मेन बातें हमने पढ़ी थी वो थी कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एनओएस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एनओएस का मतलब है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स के अंदर शेल्स भी होते हैं, लिनक्स के अंदर कर्नल सिस्टम भी होता है, लिनक्स का अपना फाइल सिस्टम होता है। इसके अलावा हमने कुछ एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर जो मेन एडवांटेजेस थी वो थी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। और ये जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी दो एडवांटेज थी, इनको फोकस किया गया था पासवर्ड और एनक्रिप्शन के ऊपर। यानी कि पासवर्ड और एनक्रिप्शन दो हमारे पास ऐसे मैकेनिज्म थे जो कि एडवांस तरीके से प्राइवेसी और सिक्योरिटी जो है लिनक्स के अंदर प्रोवाइड कर रहे थे। और इसी बेसिस पर यह कहा गया था कि लिनक्स जो है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है देन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। लेकिन लिनक्स में केवल इन दो मैकेनिज्म्स पर ही सिक्योरिटी और प्राइवेसी डिपेंड नहीं करती है। इसके अलावा भी कुछ और फीचर्स, कुछ और एप्लीकेशंस हैं जिन पर हमारे डाटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी डिपेंड करती है। और उन्हीं फीचर्स में से, उन्हीं एप्लीकेशंस में से एक हमारे पास एग्जांपल रहता है, वो है फायरवॉल्स, जो कि हमारा आज का पहला टॉपिक भी है। तो आइए स्टडी करते हैं फायरवॉल्स के बारे में। फायरवॉल्स फायरवॉल्स होती क्या हैं? फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम that filters and controls the traffic of data in network on a predetermined set of rules। यानी कि फायरवॉल क्या है? ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो कैसे काम करता है? ये फिल्टर करता है और कंट्रोल करता है किसको? ट्रैफिक ऑफ डाटा को, जो कि नेटवर्क के अंदर होती है। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीडिटरमाइंड सेट ऑफ रूल्स, यानी कि पहले से निर्धारित रूल्स जो होते हैं उनके ऊपर फोकस करते हुए डाटा के ट्रैफिक को फिल्टर किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। और इस सारे मैकेनिज्म का नाम दिया गया फायरवॉल। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो फायरवॉल जो है वो इंटरमीडियरी है, सिस्टम है बिटवीन द डिवाइस एंड इंटरनेट। यानी कि डिवाइस और इंटरनेट के बीच में, डिवाइस का मतलब है सर्वर, सर्वर और इंटरनेट के बीच में, यानी कि जो हमारा सर्वर है जिस पर हम काम करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, और जो इंटरनेट है, इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएटर का काम करता है, ताकि आपस में जो भी डाटा का एक्सचेंज है वो हो सके। जो डाटा वैलिड है उसको आगे ले जाया जा सके, जो डाटा इनवैलिड है या अनऑथराइज्ड है उसको वापस भेजा जा सके या फिर ड्रॉप किया जा सके। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम और आगे जानते हैं। फायरवॉल इन लेमन्स टर्म्स, एक आम आदमी की भाषा में फायरवॉल कैसे समझी जा सकती है, इसको समझने के लिए हम हिस्ट्री के कंसेप्ट पर जाएंगे। पुराने टाइम में क्या होता था, जो टर्म फायरवॉल है वो ओरिजिनली रेफर की गई थी एक वॉल से, एक दीवार से, जो कि बनाई गई थी आग को फैलने से रोकने के लिए। लेकिन ये आग कहाँ फैलने से रोकने के लिए बनाई गई थी? एडजेसेंट बिल्डिंग्स। पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक लाइन में जो है, एक सेध में मल्टीपल बिल्डिंग्स जो इकट्ठी बनी होती थी, और अगर किसी एक बिल्डिंग में अगर आग लग जाए तो उस आग को आगे फैलने से रोकने के लिए जो है बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाती थी, और बाद में उसी दीवार को जो है फायरवॉल का नाम दिया गया था, यानी कि आग से बचाने वाली दीवार। उसी तरह से बाद में ये फायरवॉल का कंसेप्ट जो है एयरक्राफ्ट्स और शिप्स के ऊपर भी लागू किया गया। उसमें ये कहा गया कि जो इंजन कंपार्टमेंट है और जो पैसेंजर कंपार्टमेंट है, उसके बीच में एक मेटल शीट रख दी जाएगी या खड़ी कर दी जाएगी। ये मेटल शीट क्या करेगी, अगर बाई चांस इंजन कंपार्टमेंट में आग लग जाए या कोई और हादसा हो जाए तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो पैसेंजर कंपार्टमेंट यानी कि लोगों पर उसका कोई प्रभाव ना पड़ सके। तो यानी कि इनमें दोनों में मेन खास बात क्या है? इसमें मेन खास बात ये है कि इन दोनों जगह पर बचाव करने के बारे में ही बताया जा रहा था, सेपरेशन करने के बारे में ही बताया जा रहा था। तो कुल मिला के बेसिकली होता क्या है फायरवॉल में, जो हिस्टोरिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग व्यू है, ये एक ऐसी दीवार थी जो कि कंट्रोल करती थी फायर को, या फिर सेपरेशन का काम ये करती थी। और उसी के ऊपर हमारी आज की टेक्नोलॉजी जो फायरवॉल की सॉफ्टवेयर के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज में लाई जा रही है, फोकस्ड है। ये कैसे फोकस्ड है, इन एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं टेक्निकली।
अब देखिए ऐसे यहाँ पर ये आग लगी हुई है और इस तरफ जो है ये बिल्डिंग एक ये बनी हुई है। अब इस बिल्डिंग को आग से बचाना है तो बीच में किसी दीवार का होना ज़रूरी है और उसी दीवार को जो है यहाँ पर फायरवॉल कहा जाता था। अब यही कांसेप्ट जो है आगे कैसे इम्प्लीमेंट होता था, आइए इसके बारे में जानते हैं। अब ये रहा हमारा वो टेक्निकल पोर्शन, टेक्नोलॉजी पोर्शन जहाँ पर फायरवॉल यूज़ में आती है। इसमें एक तरफ तो हमारा इंटरनेट है, जिसमें मल्टीपल प्रकार के यूज़र्स जो हैं काम करते हैं और एक तरफ हमारा सर्वर सिस्टम है, जहाँ पर हमारा डाटा मैक्सिमम जो है वो स्टोर करके रखा जाता है। इन दोनों के बीच में जो है, बीच में एक दीवार है, इस दीवार का नाम है फायरवॉल। अब ये फायरवॉल करती क्या है, अगर इंटरनेट के थ्रू जो भी यूज़र्स काम कर रहे हैं, वो ऑथराइज़्ड हैं, प्रॉपर ऑथराइज़्ड हैं, तो उनके डाटा पैकेट को एक्सेप्ट किया जाएगा और सर्वर तक आगे भेजा जा सकेगा। अगर वो ऑथराइज़्ड या आइडेंटिफाइड यूज़र्स नहीं हैं, तो उनके डाटा पैकेट को रोका जा सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है और वापस भेजा जा सकता है। इसके अलावा जो हैकर्स कैटेगरी के लोग हैं, जिनका इंटेंशन ऑलमोस्ट गलत रहता है, ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं, उनका इंटेंशन ऑलमोस्ट गलत ही रहता है, तो उस केस में उसके डाटा पैकेट को या उसके आईपी एड्रेस को जो है यहाँ पर ड्रॉप ही कर दिया जाता है। उसको ना तो वापस भेजा जाता है और ना उसे आगे ट्रेसपास करने दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 प्रकार के एक्शंस रहते हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और ड्रॉप, जो कि फायरवॉल करती है। इस प्रकार से जो मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था कि आग लगने से बचाने वाली बात हो, चाहे वो शिप कंपार्टमेंट में मेटल शीट की यूज़ करने की बात हो, सेम वैसा ही कुछ मैकेनिज़्म हिस्ट्री में हमारे पास था। वही मैकेनिज़्म यहाँ पर टेक्निकल तरीके से हमारे आज के ज़माने में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में फायरवॉल के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो आइए थोड़ा-सा और आगे समझते हैं। अब हम ये देखेंगे कि फायरवॉल्स काम कैसे करते हैं। हाउ लिनक्स फायरवॉल वर्क्स। फायरवॉल वर्क करने के लिए आईपी टेबल्स हमारे पास उपयोग में लाए जाते हैं। बेसिकली कोई भी फायरवॉल अगर लिनक्स में एस्टेब्लिश की जाती है, तो उसके लिए आईपी टेबल जो है बेसिक डिफ़ॉल्ट टूल हैं, जो कि लिनक्स में यूज़ में लाए जाते हैं। आईपी टेबल करते क्या हैं? इट इज़ यूज्ड टू सेट अप, मेंटेन एंड इंस्पेक्ट द IPv4 एंड IPv6 पैकेट फ़िल्टर रूल्स इन लिनक्स कर्नेल। लिनक्स कर्नेल के अंदर जब भी डाटा का एक्सचेंज होता है, डाटा पैकेट्स का एक्सचेंज होता है, चाहे वो IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 आईपी एड्रेस से हो या IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का आईपी एड्रेस से हो, उसको डाटा के पैकेट्स को इंस्पेक्ट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, उसके लिए प्रॉपर रूल सेटअप किए जाते हैं और ये सारा काम कौन देखता है? ये आईपी टेबल्स के माध्यम से ही देखा जाता है। डायग्रामेटिकली हम इस बात को फिर समझ सकते हैं। इसमें हमारे पास सिंपल सा मैकेनिज्म है, जो कि आपकी बुक्स में भी आपके पास अवेलेबल ये डायग्राम रहेगा। इंटरनेट जो है, उससे जो भी डाटा की रिक्वेस्ट जाती है, वो पहले फायरवॉल से उसकी परमिशन ली जाती है। कहीं न कहीं फायरवॉल ये चेक करता है, इंस्पेक्ट करता है कि डाटा पैकेट ऑथराइज़्ड है या नहीं है, डाटा पैकेट वैलिड है या नहीं है। अगर डाटा पैकेट वैलिड है, तो वो डाटा पैकेट ट्रेसपास करने दिया जाएगा, उसको आगे सर्वर तक पहुँचने दिया जाएगा और फर्दर एप्लीकेशन एक्सेस उसको करने दिया जा सकता है, डाटाबेस एक्सेस उसको करने दिया जा सकता है। लेकिन अगर कहीं वो फॉल्टी डाटा पैकेट है, तो उसकी रिक्वेस्ट को यहाँ पर ही ब्लॉक कर दिया जाता है। यहाँ पर लिखा भी गया है, ऑल अदर डाटा ट्रैफिक इज ब्लॉक्ड। इसके अलावा एक और मैकेनिज्म यहाँ पर दिख रहा है डॉटेड लाइन में, SSH। इसको बोलते हैं सिक्योर्ड शेल। कुछ हमारे पास प्रोटोकॉल जैसे होते हैं जिसके माध्यम से डाटा के पैकेट्स को सिक्योर्ड एनवायरनमेंट मिला होता है डाटा ट्रांसफर का। इसमें पहले से वैलिड डाटा हमारे पास पास हो रहा होता है, तो उसको फायरवॉल के मैकेनिज्म में ज़्यादा इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर लिखा भी गया है, ओनली ऑथेंटिकेटेड एडमिन्स विल बी अलाउड SSH एक्सेस। तो वो डायरेक्टली हमारे फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सा मैकेनिज्म है फायरवॉल का, जिसके बेसिस पर लिनक्स फायरवॉल जो है वो काम करते हैं। टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। इसमें फायरवॉल का जो पहला टाइप है वो है सॉफ्टवेयर फायरवॉल और जो दूसरा टाइप है वो है हार्डवेयर फायरवॉल। अब ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर फायरवॉल होते क्या हैं, इसके बारे में हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। Software firewall is an application that is installed on a server which restricts and controls networks access to the machine। यानी कि सॉफ्टवेयर फायरवॉल क्या है? ये एक एप्लीकेशन है जो कि इंस्टॉल की जाती है सर्वर के अंदर, जो कि डाटा के ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट करता है, कंट्रोल करता है। हार्डवेयर फायरवॉल की बात करें तो ये फिजिकल डिवाइस है, सिमिलर टू ए सर्वर, सर्वर की तरह ही होती है, जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है, कंट्रोल करता है नेटवर्क के एक्सेस को टू द मशीन।
यानी कि इन दोनों में सिमिलरिटी की बात क्या है, ये एक एप्लीकेशन है और ये एक फिजिकल डिवाइस है। इसमें सॉफ्टवेयर की फॉर्म में हम जो है डाटा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और इस केस में फिजिकल फॉर्म में इंटरनेट और हमारे सर्वर्स के बीच में जो है डिवाइस को रखा जाता है पैकेट फिल्टरिंग या फिर डाटा पैकेट्स की फिल्टरिंग करने के लिए, डाटा पैकेट्स की इंस्पेक्शन करने के लिए। इसका थोड़ा हम एग्जाम्पलीफाई करेंगे आगे डायग्राम्स के फॉर्मेट में। सॉफ्टवेयर फायरवॉल, इसको हम डायग्रामेटिकली देखें तो इसका एग्जांपल हमारे पास नेट पे आपको मिल जाता है। कोमोडो फायरवॉल का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। वैसे तो कई सारी फायरवॉल जो हैं सॉफ्टवेयर फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। तो इस तरह का एक पैकेज आपको मिल सकता है जिसमें आप जो है एक इसके अंदर आपको एक डीवीडी मिलेगा, एक साथ में आपको यूजर बुकलेट मिलेगी। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जो है आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और इस तरह से आपकी सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो है अंदर काम करना शुरू कर देती है। अगर हम हार्डवेयर फायरवॉल की बात करें तो हार्डवेयर फायरवॉल के केस में हमारे पास ये सिंपल सा मैकेनिज्म रहता है जिसमें इंटरनेट जो है वो तो पब्लिक नेटवर्क है, उसमें किसी प्रकार का डाटा जो है पास हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, लेकिन बीच में जो ये आपको ब्लैक कलर का बॉक्स दिख रहा है बेसिकली हार्डवेयर फायरवॉल है जो सारे डाटा को यहाँ पर रोक रही है और उसके बाद इंस्पेक्ट करने के बाद ही ऑथराइज डाटा को आगे पास होने दे रही है। जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है बेसिकली ऑथराइज डाटा है, प्रोटेक्टेड डाटा है, जो कि आपका एक सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ डाटा आगे ट्रांसफर हो रहा है डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो हमारे सॉफ्टवेयर फायरवॉल है और जो हार्डवेयर फायरवॉल है ऑलमोस्ट काम ये सेम ही करते हैं, लेकिन इसमें इसकी जो है अवेलेबिलिटी सॉफ्टवेयर फॉर्म में है और इसकी एज ए फिजिकल डिवाइस अवेलेबिलिटी यहाँ पर रहती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेसिक डिस्क कंसेप्ट्स। डिस्क कंसेप्ट्स के बारे में हमारे को थोड़ा ब्रीफली पता होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी हार्ड डिस्क ही है जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लोडेड रहता है। बाकी पार्टीशंस जो हैं सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव, एफ ड्राइव है, ये सारे ड्राइव्स जो हैं कहीं ना कहीं डिस्क के अंदर ही बनते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर ही बनते हैं और हमारा जो मैक्सिमम डाटा का स्टोरेज का काम है वो इन डिस्क के अंदर जो है किया जाता है। तो ये चेक करते हैं डिस्क कंसेप्ट के बारे में कि डिस्क क्या है, कैसे काम करता है। ऑल द डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन स्टोरेज मीडिया। This storage media can be a hard disk, USB disk और CD, DVD। कोई प्रकार का डाटा है वो स्टोरेज मीडिया में ही स्टोर किया जाएगा, ये सभी जानते हैं। और स्टोरेज मीडिया में जो एग्जांपल्स हैं इसको डाटा को स्टोर करने के लिए वो हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, यूएसबी डिस्क, सीडी या फिर डीवीडी। बड़ा जो डाटा स्टोरेज मीडिया है वो बेसिकली हार्ड डिस्क ड्राइव ही है और ये डिवाइड किया जाता है अलग अलग प्रकार के डिविजन्स में, जिनको बेसिकली हम पार्टीशन भी कह देते हैं। आपने देखा होगा सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, बेसिकली वो उनको हम पार्टीशन ही कहते हैं। तो बेसिकली वो ड्राइव्स बनते कैसे हैं, वो होता क्या है कि उसमें जो आपकी हार्ड डिस्क है उसको अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग पार्टीशन में तोड़ा जाता है ताकि आपका डाटा वेल मैनेज तरीके से रखा जा सके। उसके लिए आप पार्टीशन बनाते हैं। उसी प्रोसेस को हम डिस्क पार्टीशनिंग भी कहते हैं। डिस्क पार्टीशनिंग को डिस्क स्लाइसिंग भी कहा जाता है कि स्लाइस की फॉर्म में काट काट कर डिस्क को जो है रखा जाता है। होता क्या है डिस्क स्लाइसिंग या डिस्क पार्टीशनिंग? इट इज अ क्रिएशन ऑफ वन और मोर रीजन्स ऑन ए हार्ड डिस्क। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हार्ड डिस्क के ऊपर जो अलग अलग रीजन, अलग अलग प्रकार के डिवीजन बनाए जाते हैं और अदर सेकेंडरी स्टोरेज, सो दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन मैनेज इंफॉर्मेशन इन ईच रीजन सेपरेटली, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अलग अलग रीजन्स में सेपरेटली इंफॉर्मेशन को रख सके प्रॉपर वेल मैनेज तरीके से। तो कुल मिला के डिस्क जो है बेसिकली हार्ड डिस्क जो है वो डाटा को अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग पार्ट्स में रखने का, अलग अलग तरीके से वेल मैनेज तरीके से रखने का एक जरिया है। कंसेप्ट हम आगे स्टडी इससे पहले कर रहे थे, उसमें हमने जाना था कि हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर डाटा को स्टोर करके रखा जाता है, डिस्क की पार्टीशनिंग की जाती है। तो उसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको इस डायग्राम में मिल जाएगा। बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क जो होती है वो कुछ इस तरह के एक बॉक्स में यहाँ पर अवेलेबल रहती है। इस डिस्क की पार्टीशनिंग करके ही आपको आपके जो फ्रंट एंड पे जो है डिस्क सी, डी, ई, एफ ड्राइव्स दिखाई देते हैं। अगर हम इसी बॉक्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको डायग्रामेटिकली इस तरह से दिखता है। इसमें ये आपका डिस्क का वो मेन पोर्शन रहा जिसमें डाटा आपका स्टोर होता है और इसी का थोड़ा एडवांस्ड तरीके का जो डायग्राम है वो आपको यहाँ पर दिखेगा जिसमें डिफरेंट पार्ट्स आप हार्ड डिस्क स्टडी कर सकते हैं। सर्कुलर किसी रिंग को जो है यहाँ पर ट्रैक कहा जाता है। इसी के किसी शॉर्ट से छोटे से भाग को जो सेक्टर कहा जाता है और लगभग 4 सेक्टर्स को मिलाकर यहाँ पर जो है क्लस्टर बनता है। डिस्क के अपने प्लेटर्स होते हैं और साथ में यहाँ पर रीड राइट हेड होते हैं जो कि डाटा को रीड और राइट करने का काम करते हैं। राइट करने का मतलब है कि डाटा को यहाँ पर सेव करने का काम जो है इन
रीड राइट हेड्स के माध्यम से किया जाता है। रीडिंग का मतलब है कि जो डाटा आपने राइट कर दिया है उसको दोबारा रीड करना और रैम के माध्यम से फ्रंट पे स्क्रीन पर सामने लेकर आना। तो ये कुछ एक मैकेनिज्म है रीड राइट करने की डिस्क के अंदर, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। इसके आगे अगर हम बात करें तो पार्टीशनिंग इज टिपिकली द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपेयरिंग अ न्यूली मैन्युफैक्चर्ड डिस्क बिफोर एनी फाइल्स और डायरेक्टरीज हैव बीन क्रिएटेड। पार्टीशनिंग सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी नई बनी हुई डिस्क को यूज में लाने का। The disk stores the information about the partitions, locations and sizes in an area known as partition table. डिस्क के अंदर जो है एक पार्टीशन टेबल अपने आप क्रिएट होता है जो बेसिकली इंफॉर्मेशन स्टोर करता है पार्टीशंस के बारे में, उसकी लोकेशंस के बारे में और उसके साइजेस के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम रीड्स पार्टीशन टेबल बिफोर एनी अदर पार्ट ऑफ डिस्क। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले पार्टीशन टेबल को ही लुकअप करता है, लुकआउट करता है, चेक करता है, रीड करता है कि उसकी जो लोकेशंस हैं पार्टीशंस की वो प्रॉपर्ली एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, उसका साइज प्रॉपर्ली डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है। तो ये जो हमारा पार्ट है पार्टीशन टेबल का, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है पार्टीशनिंग के टॉपिक के अंदर। अगर हम इसके थोड़ा आगे बढ़ें तो डायग्रामेटिकली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यू जो ड्राइव है बिल्कुल ब्लैंक इस तरह से खाली होती है। लेकिन जब इस ड्राइव को हम यूज़ में लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि पार्टीशनिंग कर देते हैं, तो सबसे जो आउटर मोस्ट रीजन है उसमें पहला जो हमारा सेक्टर 1 है, आप यहाँ देख रहे होंगे सेक्टर 1 की बात की है, सिलेंडर नंबर 0, हेड नंबर 0, सेक्टर नंबर 1, यानी कि स्मॉल पार्ट जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर है, ये बेसिकली MBR होता है, जिसको बोलते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड। सबसे पहले यही बनता है। कभी भी डाटा का रीड राइट होता है, नई डिस्क को यूज में लाया जाता है, तो उस टाइम पे पहले से पहले MBR ही बनता है। ये MBR अपने पास होल्ड करता है पार्टीशन टेबल को और कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन को जो कि ज़रूरी होती हैं। हमने पहले भी पढ़ा कि सबसे पहले हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पार्टीशन टेबल को ही ढूंढता है। तो कहीं ना कहीं जो MBR है उसकी जो यूजफुलनेस है वो काफ़ी बढ़ जाती है, तो इस फाइल को हमेशा सिक्योर करके ही रखा जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर C ड्राइव है, D ड्राइव है या कोई E ड्राइव होती, तो वो सारी पार्टीशनिंग जो है कुछ इस तरह से होती है। C ड्राइव सबसे पहले, D ड्राइव उसके अंदर, E ड्राइव उसके और अंदर, इस तरह से। और जब बाद में यही ड्राइव जो है इसका एक फॉर्मेट उसको दे दिया जाता है, जो फैट या NTFS फॉर्मेट की हम बात करेंगे आगे अभी। तो फॉर्मेटिंग करने के बाद जो है कुछ हमारा डिस्क का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से दिखाई देता है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ें, अगर MBR की ही बात कर लें तो जो MBR का स्ट्रक्चर है उसी के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पर ये पार्टीशन टेबल होता है। पार्टीशन टेबल में बेसिकली हमारे पास सेक्टर की इन्फॉर्मेशन, सिलेंडर की इन्फॉर्मेशन, कि डिस्क का कौन सा सिलेंडर यूज में लाया जा रहा है, इसके अलावा एंड सेक्टर क्या है, एंड हेड क्या है, एंड ऑफ द सिलेंडर क्या है, वगैरह वगैरह सारी बातें जो हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है पार्टीशनिंग के बारे में, वो सारी पार्टीशन टेबल में एलोकेटेड रहती है। तो ये जो हमारा MBR है या डिस्क का जो स्ट्रक्चर है, इसको जानना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि डिस्क के कंसेप्ट को हम बारीकी से और आगे भी समझ सकें। Each partition then appears in the operating system as a distinct logical disk that uses part of the actual disk. जो हर एक पार्टीशन है हमारी एक्चुअल डिस्क का, वो बाद में लॉजिकल डिस्क की फॉर्म में हमारे को शो होता है। जैसे कि मैंने आपसे अभी पीछे डायग्राम में आपने देखा कि C ड्राइव, D ड्राइव आपको अलग से दिख रहा था डायग्राम में, लेकिन जब ये पार्टीशनिंग हो जाती है उसके बाद जो C ड्राइव है, जो D ड्राइव है, बेसिकली वो लॉजिकल डिस्क ही बन जाता है, क्योंकि वो किसी एक लॉजिक, किसी एक तरीके से जो है उसकी पार्टीशनिंग कर रखी है किसी पर्पस के लिए। तो डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो C ड्राइव सबसे बाहर, D ड्राइव उसके अंदर और E ड्राइव सबसे इनर मोस्ट ट्रैक में। और स्पीड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एरो लगा है, इंक्रीजिंग ऑफ स्पीड जो है बेसिकली C ड्राइव की स्पीड ज़्यादा होती है, D ड्राइव की एक्सेसिबिलिटी थोड़ी उससे कम हो जाती है, E ड्राइव की स्पीड की एक्सेसिबिलिटी थोड़ी और कम रहती है। तो इस तरीके से हम ये बात कर सकते हैं, क्योंकि सबसे आउटर रीजन जो वो C ड्राइव का रहता है, D ड्राइव का उसके अंदर का, E ड्राइव का उसके अंदर का। हालांकि कंप्लीट तो ये डिस्क एक्चुअल डिस्क है, लेकिन लॉजिकली डिस्क कैसे डिफाइन हुई, लॉजिकल ड्राइव C, लॉजिकल ड्राइव D, लॉजिकल ड्राइव E, यानी कि लॉजिकल डिस्क E, लॉजिकल डिस्क D, लॉजिकल डिस्क E, और यही आपको कंप्यूटर में जो है बाद में दिखाई देती है। थोड़ा और अगर इसको हम डिफाइन करें तो जो फिजिकल स्ट्रक्चर हमारे डिस्क का है वो कुछ इस तरह का रहता है, लेकिन वही स्ट्रक्चर लॉजिकल फॉर्म में कैसे डिफाइन होता है, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3, पार्टीशन 4। पार्टीशन 1 में मान लेते हैं C ड्राइव था, जैसा कि ये है।
पार्टीशन 2 में मान लेते हैं डी ड्राइव था, पार्टीशन 3 में मान लेते हैं ई ड्राइव था, और सो ऑन करते हुए एफ ड्राइव भी हो सकता है, उसके लिए पार्टीशन 4 यहाँ पर दे रखा है। तो जो फिजिकल फॉर्म है उसमें तो आपको सिलेंड्रिकल डिस्क दिखाई देती है, लेकिन जो लॉजिकल फॉर्म है उसमें आपको जो है डिस्क सी, डिस्क डी, डिस्क ई, यानी कि पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3 दिखाई देता है। और आगे पढ़ें तो लीनियर वे में जो हमारा डिस्क का पार्टीशन है वो कुछ तरह से रहता है। सबसे पहले हमारे को डिस्क में एमबीआर दिखाई देता है, आपने पहले भी देखा। उसके बाद उसके अंदर पार्टीशन टेबल्स बने होते हैं। उसके बाद पार्टीशनिंग मेनली तरीके से शुरू होती है। कैसे? यहाँ पर डिस्क सी की बात कर लेते हैं, यहाँ डिस्क डी, यहाँ डिस्क ई, और ये हमारे पास टोटल एंटायर डिस्क यहाँ पर दिखाई गई है कि टोटल डिस्क के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं। एक बार फिर कैप कर रहा हूँ आपको, एमबीआर, पार्टीशन टेबल, फिर बाद में डिस्क के पार्टीशन जो कि लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, कुछ इस तरह से। अगर आगे हम बात करें तो डिस्क की जो मैनेजमेंट है, यानी कि जो आपकी ये डिस्क की मेमोरी है, फुल मेमोरी है, मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, जो बेसिक डिस्क आपके पास है वो 698, लगभग ये 700 या 750 जीबी तक का ये आपके पास टोटल ड्राइव होगा। उसमें से 698 जीबी आपको यूज़ के लिए मिल रहा है। कुछ आपका स्पेस जो है वो किसी पर्पज़ के लिए, रिकवरी पर्पज़ के लिए, कुछ और फाइल्स फीचर्स के लिए जो है ऑलरेडी विंडोज़ कैप्चर कर लेती है। तो 698 जीबी को जो यहाँ पर ब्रेकआउट इसका जो है वो किया गया है, ब्रेकअप किया गया है। कुछ जीबी यहाँ पर है, कुछ एमबी यहाँ पे है। विंडोज 7 यहाँ पर इंस्टॉलेशन की थी, उसके लिए ड्राइव का पार्टीशन यहाँ कर रखा है। 108 जीबी का ड्राइव यहाँ पर बना रखा है। 11 जीबी का पार्टीशन कुछ और कर रखा है। इसके अलावा कुछ मेमोरी खाली भी रह सकती है। तो ये सारी मेमोरी को जो है आप इसकी डिस्क को मैनेज कर सकते हैं, डाटा मेमोरी के साइज को श्रिंक भी कर सकते हैं, एक्सपैंड भी कर सकते हैं। वो सारा काम आपको कहाँ मिलता है? डिस्क मैनेजमेंट नाम की फैसिलिटी के अंदर। आप जब भी कंप्यूटर मैनेजमेंट एक्सेस करते हैं, जब माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको डिस्क मैनेजमेंट या ड्राइव मैनेजमेंट या कंप्यूटर मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है। उसके अंदर जाकर आपको जो है फर्दर डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन भी दिख जाता है। तो वहाँ पर जाकर आप मेमोरी के साइज़ को, डिस्क ड्राइव के साइज़ को एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर, आपकी अपनी सुविधा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस ड्राइव को कितना साइज़ यहाँ पर देना है। थोड़ा और आगे बात करें तो जो अभी हमने ड्राइव्स के डिफरेंट साइजेस पढ़े, बेसिकली जैसे यहाँ पर ड्राइव की बात करें तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं आपको फ्रंट पे कैसे दिखाई देते हैं बाद में, जब आप इसकी पार्टीशनिंग साइजिंग कर देते हैं प्रॉपर तरीके से। तो देखो रिकवरी की ड्राइव यहाँ पर 10 जीबी की थी, लेकिन फ्रंट में आपको कैसा दिखाई देता है हमारे कंप्यूटर के अंदर जाके? रिकवरी डी, कुछ इस तरह से बार्स बनी होती हैं। वैसे अगर सी ड्राइव की बात करें, बैक एंड पे तो ऐसा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद मैनेज कर रहा है, लेकिन फ्रंट एंड पे कैसा है? वो इस तरह से दिखाई देता है। तो जस्ट जो फ्रंट पे आपको दिख रहा है, बेसिकली वो बैक साइड पे कुछ इस तरह से डिस्क मैनेजमेंट की फैसिलिटी के माध्यम से मैनेज किया जाता है। अगर थोड़ा और आगे बात करें, बुक में आपके पास ये डायग्राम यहाँ पर मिलेगा आपको। इसमें यहाँ पर डिस्क दे रखा है, डिस्क पार्टीशन दे रखा है, फाइल सिस्टम दे रखा होगा, और फाइल ऑब्लिक डायरेक्टरी भी दे रखा है। ये बेसिकली है क्या? इस तरह से सबसे पहले डिस्क, बाद में डिस्क की पार्टीशनिंग की गई। डिस्क की पार्टीशनिंग करने के बाद उसमें फॉर्मेटिंग की गई फाइल सिस्टम की, कि आप फैट सिस्टम यूज़ करेंगे कि एनटीएफएस सिस्टम यूज़ करेंगे। फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल, और एनटीएफएस का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसके बारे में आप आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और इन्हीं फाइल सिस्टम्स के ऊपर फोकस करते हुए जो है आपके फाइल्स को या डायरेक्टरीज को फोल्डर्स के फॉर्म में या सिंपल फाइल्स की फॉर्म में डिफरेंट ड्राइव्स के अंदर जो है सेव किया जाता है। तो ये था बेसिक्स ऑफ डिस्क कंसेप्ट्स। आगे हम स्टडी करते हैं स्वैप स्पेस। स्वैप स्पेस हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का। इसके बारे में स्टडी करने के लिए इसकी डेफिनेशन जानना जरूरी है। तो देखते हैं, स्वैप स्पेस इन लिनक्स इज यूज्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी दैट इज रैम इज फुल। बेसिकली स्वैप स्पेस कब काम आता है लिनक्स में? जब हमारे पास फिजिकल मेमोरी यानी कि रैम जो हमारे पास सिस्टम के अंदर होती है वो फुल हो जाती है। Swap space can be a dedicated swap partition, a swap file, or a combination of swap partitions and swap files. Basically swap space कैसे बनता है? ये दो चीज़ों को मिलाकर बनता है, या फिर सिंगली भी एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि आप यहाँ बताया गया है। या तो स्वैप स्पेस के लिए स्वैप पार्टीशन बनाना पड़ेगा, जो कि रिकमेंडेड होता ही है, या फिर इसको स्वैप फाइल की फॉर्म में रख सकते हैं, या फिर दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके भी स्वैप स्पेस क्रिएट किया जा सकता है। If the system needs more memory resources and the RAM is full,
inactive pages in the memory are moved to the swap space। होता क्या है कि जब रैम की मेमोरी जो है वो फुल हो जाती है और उस केस में अगर आपको कुछ मेमोरी की किसी प्रोसेस को चलाने के लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है तो कहाँ से मेमोरी आप लाएंगे? तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि जो पेजेस मेमोरी के अंदर इनएक्टिव हैं आप उनको वहाँ से हटा दें। और ये जो पेज हटाने की बात है ये एक्चुअल में पेज हटाकर कहाँ भेज दिए जाते हैं? स्वैप स्पेस के अंदर, ताकि रैम के अंदर कुछ जगह जो है क्रिएट हो सके किसी दूसरे प्रोसेस को भी यूज में लाने के लिए। तो स्वैप स्पेस बेसिकली क्या है? स्वैप स्पेस इज अ स्पेस ऑन हार्ड डिस्क विच इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द फिजिकल मेमोरी। तो ये वही बात है कि जब रैम की मेमोरी फुल हो जाती है तो उस टाइम पे एज ए सब्स्टिट्यूट जो है रैम का जो है यहाँ पर हार्ड डिस्क के किसी स्पेस को बना दिया जाता है और वो स्पेस बेसिकली क्या होता है? वो स्वैप स्पेस होता है। डायग्रामेटिकली एग्जाम्पल की फॉर्म में जो कि आपकी बुक्स में भी दे रखा है इस तरीके से स्वैप स्पेस को समझेंगे, आपको जो डेफिनेशन मैंने पहले बताई वो सारी इस एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर हम बात करते हैं, सपोज करो कि हमारे सिस्टम में दो प्रोसेस चल रहे हैं, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। ये दोनों प्रोसेस कहाँ चल रहे हैं? हमारे रैम मेमोरी के अंदर। और आपको पता है कि रैम के अंदर तो बेसिकली प्रोसेस एग्जिस्ट करता है लेकिन उसकी प्रोसेसिंग जो है वो सीपीयू के अंदर होती है। एट ए टाइम जो है प्रोसेस ए जो है वो सीपीयू के अंदर प्रोसेस हो रहा है, लेकिन विदाउट स्वैप स्पेस यहाँ पर क्या हो रहा है? जब स्वैप स्पेस नहीं है तो प्रोसेस ए ही लगातार चले जा रहा है और प्रोसेस बी को यहाँ पर जो है अपना काम चलाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, बिकॉज रैम की मेमोरी ऑलरेडी फुल हो रखी है प्रोसेस ए को चलाने में ही। तो इस केस में क्या किया जाए ताकि प्रोसेस बी को भी कुछ जगह मिल सके, अदरवाइज तो प्रोसेस ए ही चलता रहेगा। तो इस केस में क्या किया जाएगा वो हम अगले डायग्राम में देखते हैं। इस केस में होगा क्या? जो प्रोसेस ए है और जो प्रोसेस बी है, आपको यहाँ पर हल्का सा फीका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्रोसेस ए प्रोसेस बी, अगर स्वैप स्पेस को एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाए, जो ये आपको सिलेंड्रिकल बॉक्स ब्लू कलर में दिख रहा है, स्वैप स्पेस को एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाए तो बेसिकली ये करेगा क्या? ये पेज इन और पेज आउट करता है। जैसे कि प्रोसेस ए यहाँ पर चल रहा है, प्रोसेस जो सीपीयू के माध्यम से एग्जीक्यूट किया भी जा रहा था, लेकिन अगर प्रोसेस बी को भी थोड़ी जगह देनी है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो प्रोसेस ए का जो कुछ इनएक्टिव पेजेस का पार्ट है उसको आप जो है वो पेज आउट कर देंगे, जिससे क्या होगा? प्रोसेस ए जो है वो वापस अपने यहाँ पर पहुंच जाएगा और प्रोसेस बी को जो है अपना काम चलाने के लिए जगह मिल जाएगी। इस तरह से क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली स्वैपिंग हो रही है इनएक्टिव पेजेस की। जो इनएक्टिव पेजेस यहाँ पर हैं जिनका काम हो चुका था, प्रोसेस के कुछ पार्ट्स का काम, कुछ पेजेस का काम हो चुका था, वो वापस भेज दिए गए और प्रोसेस बी को वापस आने में, यहाँ पर रैम के अंदर आने में जगह मिल सकी ताकि बाद में प्रोसेस बी चल सका। तो हुआ क्या? स्वैप स्पेस आने के बाद यहाँ पर यही हो रहा है कि प्रोसेस ए पहले चल रहा था, उसके बाद क्या हुआ, उस प्रोसेस को चलाते रहे, लेकिन बाद में जैसे लगा कि प्रोसेस बी का भी काम चलाना है अदरवाइज तो फेल हो जाएगा, तो उस केस में क्या किया गया कि प्रोसेस ए के कुछ पेजेस को वापस बुला लिया गया और कुछ जगह यहाँ पर खाली की गई और उसकी वजह से क्या हुआ कि प्रोसेस बी जो है वो रैम के अंदर फुली यूज में आ गया और बाद में वो प्रोसेस बी जो है एग्जीक्यूट होने लग पड़ा। तो ये अल्टरनेटिवली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए प्रोसेस ए, फिर प्रोसेस बी, फिर प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, इस तरीके से चलता रहता है ताकि सारे काम पैरेलल तरीके से चल सके। अदरवाइज अगर स्वैप स्पेस नहीं होता, यानी कि पेजेस को स्वैप करने का तरीका, पेज इन या पेज आउट करने का तरीका हमारे पास नहीं होता, तो क्या होना था? तो हमारे पास जो है यहाँ पर मेमोरी जो है हमेशा ही प्रोसेस ए के लिए लगी रहती और प्रोसेस बी को टाइम मिल ही नहीं पाता। पेज इन, पेज आउट एंड वर्चुअल मेमोरी, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास सामने आई हैं। पेज इन, पेज आउट होता क्या है, स्टडी करते हैं। पेज इन, द प्रोसेस ऑफ मूविंग आइडल मेमोरी पेजेस फ्रॉम रैम टू स्वैप स्पेस इज नोन एज पेज आउट। इसमें सबसे पहले पेज आउट का मतलब ये है कि जो मेमोरी पेजेस जिनका उपयोग या जिनकी स्थिति जो है वो आइडल हो चुकी है रैम के अंदर, जिनका कोई खास यूज अभी रह नहीं गया है, उन पेजेस को रैम से वापस बुला लिया जाता है और भेजा कहाँ जाता है? स्वैप स्पेस के अंदर, क्योंकि उनका भी कोई यूज नहीं है। तो जिन पेजेस का यूज है उन्हीं को मेमोरी के अंदर रहने दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पेज आउट, यानी कि पेजेस को, जो आइडल पेजेस हो चुके हैं उनको आउट कर देना रैम से। दूसरा है पेज इन, ये होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ मूविंग रिक्वायर्ड मेमोरी पेजेस बैक फ्रॉम स्वैप स्पेस टू द रैम इज नोन एज पेज इन, यानी कि स्वैप स्पेस में जिन पेजेस की रिक्वायरमेंट अब रैम को पड़ रही है प्रोसेस को चलाने के लिए, उन पेजेस को स्वैप स्पेस से उठाकर रैम में भेजा जाता है, यानी कि इन करवाया जाता है
उस प्रोसेस को बोलते हैं पेज इन। इसमें देखिए कॉमन सी बात है, पहले जो आइडल पेजेस हैं उनको आउट कर दिया जाएगा तो रैम में कुछ जगह खाली हो जाएगी और बाद में स्वैप स्पेस से उन पेजेस को इन करवाया जाएगा जिनकी ज़रूरत प्रोसेस को चलाने के लिए पड़नी है। इस प्रकार से इन और आउट इस सिस्टम में चला रहता है, स्वैपिंग के सिस्टम में चला ही रहता है। और इस पूरे प्रोसेस में एक आगे टर्म हमारे पास कॉइन हुई है, वो है वर्चुअल मेमोरी। इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। Virtual memory is the combination of RAM and the disk space that running processes can use। जो भी प्रोसेस रन कर रहे होते हैं उनके लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें रैम तो हमारे पास हेल्पफुल है ही, लेकिन डिस्क का कुछ भाग और भी यूज में आता है जिसको हम स्वैप स्पेस बोल रहे थे। तो स्वैप स्पेस जो है, एक्स्ट्रा भाग हम रैम के लिए यूज में लेकर आए थे साथ में रैम को सपोर्ट करने के लिए। तो रैम प्लस स्वैप स्पेस एक्चुअल में दोनों मिलाकर जो है वर्चुअल मेमोरी बनती है और ये कहा भी गया है यहाँ पर स्वैप स्पेस इज द पोर्शन ऑफ वर्चुअल मेमोरी। क्यों हुआ पोर्शन? बिकॉज वर्चुअल मेमोरी बेसिकली है क्या? रैम और डिस्क स्पेस यानी कि स्वैप स्पेस का कॉम्बिनेशन। तो हम लिख भी सकते हैं और कह भी सकते हैं कि वर्चुअल मेमोरी इज इक्वल टू रैम प्लस स्वैप स्पेस। तो ये थे हमारे पास आज के टॉपिक्स जिसमें हमने स्टडी किया फायरवॉल्स के बारे में, डिस्क कंसेप्ट्स के बारे में और स्वैप स्पेस के बारे में। ये तीनों ही टॉपिक लाइनक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं बिकॉज लाइनक्स की जितनी फंक्शनैलिटी है, लाइनक्स की जितनी भी एडवांस फीचर्स हैं, लाइनक्स को सिक्योर कहा जाता है या लाइनक्स को फास्ट एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ये सारा चीज़ें क्यों हैं? बिकॉज लाइनक्स के कुछ एक ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं जो कि इसको बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग बनाते हैं। अगर इन टॉपिक्स के बारे में आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो के ऊपर या फिर मेरे से आप इस ईमेल पर जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं ताकि मैं आपको उनके बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।